जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, पिछली क्लास में हमने देखा था डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल या कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन या मोशन ऑफ ए पार्टिकल और सिस्टम। तो किसी सिस्टम या पार्टिकल की मोशन को या स्टेट को डिस्क्राइब करने के लिए जितने नंबर ऑफ वेरिएबल या कोऑर्डिनेट की हमें जरूरत पड़ती थी उसको हम कहते थे डिग्री ऑफ फ्रीडम। जैसे मान लीजिए कोई फ्री पार्टिकल XYZ प्लेन में फ्रीली मूव कर रहा है, तो यहाँ पर XYZ क्या थे? इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम। इस कंडीशन में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू थी वो थी 3। ये X में भी जा सकता है, Y में भी जा सकता है और Z में भी जा सकता है, और ये तीनों ही एक दूसरे से क्या थे? इंडिपेंडेंट थे। ऐसा नहीं था कि X की वैल्यू चेंज होने से Y पर कोई फर्क पड़ रहा हो या Z पे कोई फर्क पड़ रहा हो, तो ये तीनों ही क्या थे? इंडिपेंडेंट थे। अगर मैं इस पार्टिकल को थोड़ा बाउंड कर दूं, कुछ कंस्ट्रेंट दे दूं इसको कि ये सर्कुलर पाथ में मूव करे, तो सर्कुलर पाथ में मूव कराने के लिए मुझे इसको दो कंस्ट्रेंट देने की जरूरत पड़ेगी। फर्स्ट, इसकी रेडियस को फिक्स करना पड़ेगा, r इक्वल टू कांस्टेंट। सेकंड मुझे बताना पड़ेगा कि ये XY प्लेन में मूव करे या YZ में मूव करे। इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये 2D मोशन होगा और यहाँ इस केस में Z इक्वल टू 0 होगा। मतलब यहाँ पे दो कंस्टेंट की हमें जरूरत पड़ी। तो इस कंडीशन में जो DOF होगा इसका वो कितना होगा? 3 इंटू n माइनस के, दैट इज 1। तो इस कंडीशन में जो इसका DOF आया था वो कितना आया था? 1 आया था। ऐसे ही हमने बहुत सारे एग्जांपल देखे थे, सिंपल पेंडुलम का भी देखा था, ठीक है। तो ये तो बात थी डिग्री ऑफ फ्रीडम की। कुछ बच्चों को डिग्री ऑफ फ्रीडम और जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट में कंफ्यूजन रहता है। उनको लगता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम ही जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है। तो मैं आपको बता दूं ये दोनों ही टर्म्स अलग अलग हैं, लेकिन हाँ ये जरूर है कि नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू नंबर ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए हमें एक जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी। मान लीजिए कोई पार्टिकल x एक्सिस पे मूव कर रहा है, ये x एक्सिस हो गई, ये p पार्टिकल हो गया। तो यहाँ पर इस कंडीशन में DOF की जो वैल्यू हुई वो हुई 1। इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम हुआ वो कितना हुआ? 1। तो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट भी यहाँ पे 1 होगा, जो कि x होगा, वो भी कितना होगा? 1। ठीक है बच्चों। अगर कोई पार्टिकल मान लीजिए XY प्लेन में मूव कर रहा होता, ये पार्टिकल, तो इस कंडीशन में इसकी DOF कितनी होती? 2। और यहाँ पे जनरलाइज कोऑर्डिनेट भी कितने होते? 2xy। ठीक है बच्चों। तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट वो पैरामीटर है, वो क्वांटिटी है जो डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में बताएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम तो 2 है, लेकिन XY क्या है? जनरलाइज कोऑर्डिनेट। यहाँ पर x क्या है? जनरलाइज कोऑर्डिनेट। जनरलाइज कोऑर्डिनेट के बारे में अगर हम बात ही करें तो ये कह सकते हैं कि जनरलाइज कोऑर्डिनेट को हम किसी भी सिस्टम में शो कर सकते हैं, चाहे कार्टेशियन सिस्टम हो या हमारे पोलर सिस्टम हो। पोलर में वो स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल दोनों ही में हम इंटरचेंज कर सकते हैं। तो कोई भी बाउंडेशन नहीं होती कि हमें कार्टेशियन सिस्टम में ही काम करना है, ठीक है। तो हम यहाँ से इन दोनों में अंतर समझ पा रहे हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम और जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्या है? अलग अलग टर्म है। डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम कह सकते हैं कि भाई कितने तरीके से फ्री है कोई पार्टिकल मूव करने के लिए, ठीक है। और जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्या है? जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट वो क्वांटिटी है जो हमें बताएंगी उसकी पोजीशन और उसके मोशन के बारे में, ठीक है। और इसके बारे में और देखते हैं। तो डेफिनेशन की बात करें तो सेट ऑफ मिनिमम क्वांटिटी या पैरामीटर रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द कॉन्फ़िगरेशन स्टेट ऑफ द सिस्टम आर कॉल्ड जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। इट इज डिनोटेड बाय QI। बच्चों इसको QI से डिनोट करेंगे, ठीक है। इसके बाद देखो, अगर
एक डेली लाइफ का एग्जांपल से अगर आप समझ पाते हो, कनेक्ट कर पाते हो तो देखो, मैं आपसे बोलूं कि आप इस वीडियो को YouTube पे सर्च करो तो आप कैसे इसको मतलब ढूंढ पाओगे, कैसे इसे लोकेट कर पाओगे। आप मान लीजिए आप इस वीडियो को सर्च कर रहे हो, कैसे? आपने लिखा जनरलाइज कोऑर्डिनेट, जनरलाइज कोऑर्डिनेट लिखा आपने, तो आप देखोगे बच्चों कि जनरलाइज कोऑर्डिनेट के नाम से तो हजारों वीडियो आ जाएंगी। फिर आपने लिखा मान लीजिए फिजिक्स, अब भी YouTube इस वीडियो को ढूंढ नहीं पाएगा, अभी भी YouTube आपके सामने बहुत सारी वीडियो दे देगा। मान लीजिए अब आप लिखते हो आप क्लासिकल मैकेनिक्स, अब भी 1000 में से 200-300 वीडियो आपके सामने होंगी इस टॉपिक को बताने के लिए। मान लीजिए आप मेरा नाम लिख देते हो वीरेंद्र कुमार। अब बच्चों एक बात बताओ, वीरेंद्र नाम से भी हो सकता है कि और भी यूट्यूबर हो, अभी भी आपके पास 10-20 वीडियो अभी भी होंगी, अभी भी आप उस वीडियो तक नहीं पहुंच पाओगे जो आपको चाहिए थी। लेकिन अगर आप बच्चों इसको फिजिक्स से रिलेट मत करना, ये डेली लाइफ का एग्जांपल मैं आपको केवल समझने के लिए बता रहा हूँ। अगर आप मेरे YouTube चैनल का नाम लिखते हो स्टडी डाइट 360 और आप लिखते हो इस टॉपिक का नाम जनरलाइज कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पर आपको 2 इंफॉर्मेशन से ही इस वीडियो की लोकेशन पता चल गई, आपके सामने वो वीडियो आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर आपने 4 इंफॉर्मेशन दी थी और अभी भी आपको उसकी करेक्ट लोकेशन नहीं पता चल रही थी। तो इस कंडीशन में हम इनको बोलेंगे जनरलाइज कोऑर्डिनेट। मिनिमम इंफॉर्मेशन देकर आपको उसकी पोजीशन की पता चल गई तो वो कहलाएंगे हमारे जनरलाइज कोऑर्डिनेट। एक एग्जांपल और देखते हैं, चलो एक एग्जांपल और देखते हैं, डेली लाइफ का ही देख लेते हैं। चलो बच्चों हम लेते हैं अब की बार ह्यूमन आर्म। बच्चों ह्यूमन आर्म की मैं बात करूं, यहाँ पे मेरा क्या है, शोल्डर है। इस शोल्डर की हेल्प से मैं पूरा यहाँ तक मूव कर सकता हूँ, पूरे आर्म को हिला सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरा एक क्या है, यहाँ पर शोल्डर है। दूसरा बच्चों मेरे यहाँ पे एक एल्बो है, ये है एल्बो, इसको मूव कर रहा हूं मैं इस तरीके से, तो यहां से भी मोशन हो रहा है। दूसरा क्या है, एल्बो। थर्ड देखो ये है रिस्ट, इससे भी मोशन पॉसिबल है, ये भी मोशन कर रहा है हमारा। तो थर्ड यहां पर क्या है, रिस्ट। अगर किसी टाइम टी पर बच्चों मैं आपसे बोलूं मेरे इस हाथ की या इस सिस्टम की जो है कॉन्फ़िगरेशन को आप बताओ, तो अब बच्चों देखो हो सकता है मेरा हाथ यहाँ पर हो और ये चीज इतनी टिल्ट हो रही हो और ये चीज किसी भी एंगल पे हो सकती है। तो आप इसको कैसे बताओगे? देखो बच्चों डिग्री ऑफ फ्रीडम की अगर मैं बात करूं, पहले मैं शोल्डर के लिए बात करता हूं। डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करूं तो ये एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की जरूरत होती है बताने के लिए। क्यों? क्योंकि एक तो ये रेडियस कांस्टेंट हो गई, दूसरा ये इस प्लेन में मूव कर रहा है, तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम तो इसकी ये हो गई, जो अलग से केवल इसके कारण से इसकी पोजीशन बताएगी। और दूसरा एल्बो है बच्चों, एल्बो भी देखो, अगर आप इधर से देखो ये भी तो एक सर्कुलर पाथ ही होगा इस तरीके से। पेंडुलम जैसे पेंडुलम मूव करता है एक सर्कुलर पाथ में, ऐसे ये भी कर रहा होगा, तो इसके लिए भी 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की जरूरत पड़ेगी। तीसरा ये है रिस्ट, ये भी हमारा एक सर्कुलर पाथ में रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसके लिए भी 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की जरूरत पड़ी। तो टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हुए? 3। अब जनरलाइज कोऑर्डिनेट पे आते हैं बच्चों। अब क्या मैं इस मोशन को, केवल इस मोशन को अगर मैं θ1 से रिप्रेजेंट कर लूं, बेटा यहाँ पर देखो ये θ1 से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ इसको,
और इस वाले मोशन को यहाँ से मान लीजिए भी ऐसे है और ये ऐसे हो गया, तो इसको मैं θ2 से रिप्रेजेंट कर लूँ और इस वाले मोशन को मैं θ3 से रिप्रेजेंट कर लूँ। तो बच्चों एक बात बताओ, ये एक ही टर्म तो हो गई थीटा, तो क्या मैं अपने हाथ की स्टेट को, पूरे हाथ की कॉन्फ़िगरेशन को एक टर्म से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ या नहीं, थीटा एंगल से। यहाँ पर थीटा मान लो आप आई लिख रहे हो और आई की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 2 3 कुछ भी हो सकती है ना। तो यहाँ पर जो थीटा है वो क्या है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है। लेकिन अगर आप दूसरे कार्टेशियन फॉर्म में बताना चाह रहे हो, मेरे हाथ की पोजीशन बच्चों, आपको यहाँ पर इसके लिए XYZ चाहिए, इसके लिए XYZ चाहिए, इसके लिए XYZ चाहिए, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए। तो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्या है, सेट ऑफ मिनिमम क्वांटिटी रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द कॉन्फ़िगरेशन या स्टेट ऑफ द सिस्टम। तो बच्चों यहाँ पर जो थीटा है वही क्वांटिटी है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस एग्जांपल से भी हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन देने की जरूरत ना पड़े, एक या दो क्वांटिटी, मिनिमम क्वांटिटी से ही हमें सिस्टम की पोजीशन का या उसके मोशन की कॉन्फ़िगरेशन का पता चल जाए, तो वो कोऑर्डिनेट क्या कहलाते हैं, हमारे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, ठीक है बच्चों। इसके बाद देखो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं, वो देख लेते हैं। देयर इज नो यूनिकनेस इन द चॉइस ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। बच्चों इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट कोई फिक्स नहीं है कि आप इसे केवल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में करो या पोलर कोऑर्डिनेट में करो। आप जैसे भी मैंने अभी बात की थी, ये पॉइंट है मान लो बेटा, ठीक है, ये पॉइंट है हमारा इस तरीके से, देयर इज नो यूनिकनेस इन द चॉइस ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। बच्चों इसका मतलब क्या हो गया, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट में हमारे पास ऐसा फिक्स नहीं होता कि हमें पोलर कोऑर्डिनेट में ही काम करना है या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ही काम करना है। हम अपने सुविधा के हिसाब से कोई भी कोऑर्डिनेट को हम चूज कर सकते हैं, कोई भी क्वांटिटी चूज कर सकते हैं। जैसे समझो मान लेते हैं कि कोई पी पार्टिकल है XY प्लेन में मूव कर रहा है, XY, तो इसके जो कोऑर्डिनेट हुए वो XY हुए। अब मान लेते हैं ये R डिस्टेंस पर है और ये थीटा एंगल बना रहा है। अब इसके अगर पोजीशन को मुझे पता लगाना है तो या तो मैं कार्टेशियन फॉर्म में पता लगाऊंगा, कार्टेशियन फॉर्म में XY की फॉर्म में, या थीटा से भी मैं पता लगा सकता हूँ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के फॉर्म में। अगर मैं इसकी वैल्यू करूँ, ये वाली, ये मान लो x है और ये y है। अब बच्चों मुझे बताओ x इजकल टू या y इजकल टू क्या होगा, y इजकल टू r साइन थीटा होगा, y इजकल टू r साइन थीटा और x इजकल टू r साइन कॉस थीटा होगा। अब यहाँ से x और थीटा ये दोनों का रिलेशन हमें पता चल गया। अब चाहे हम थीटा को x में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और x को थीटा में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो थीटा जो होगा यहाँ पे tan इनवर्स y अपॉन x के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम इनको इंटरचेंज भी कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता, यूनिकनेस नहीं होती कि भाई हमें एक ही कोऑर्डिनेट में काम करना है। हम अपनी सुविधा के हिसाब से किसी भी कोऑर्डिनेट को लेकर चल सकते हैं, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी देखो इसकी, दूसरी, दे कैन वेरीड आर्बिट्रेरी इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर विदाउट वायलेटिंग कंस्टेंट ऑन द सिस्टम। बच्चों हमने एक एग्जांपल यहाँ पे देखा था, ये जो पी पार्टिकल है फ्रीली मूव कर रहा था XYZ प्लेन में और इसके जो डिग्री ऑफ फ्रीडम थे 3 थे। अब हमने इसको कुछ कंस्टेंट दे दिया कि भाई R रेडियस से ही ये मूव करेगा। तो अब की बार भी जो इसके जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट होंगे वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन देंगे। हमने जो कंस्टेंट लगाया है वो कोई वॉयलेट नहीं करेगा किसी भी तरीके से इस सिस्टम को, ठीक है। तो ये पूरी तरीके से ओबे करेगा कंस्टेंट को भी,
ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इट कैन बी एनी क्वांटिटी दैट कैन बी ऑब्जर्व टू चेंज विद द मोशन। बच्चों जो भी सिस्टम में चेंजेस आ रहे होंगे, जिस क्वांटिटी में चेंजेस आ रहे होंगे उसके हिसाब से हम उसको चूज कर सकते हैं एज ए जनरलाइज कोऑर्डिनेट। जैसे मान लीजिए थीटा में चेंज आ रहा है तो हम थीटा को कह सकते हैं जनरलाइज कोऑर्डिनेट। मान लीजिए वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो वेलोसिटी को कह सकते हैं। मान लीजिए मास में आ रहा है तो मास को, देखो मास, अगर हम एक रॉकेट का एग्जांपल लें बच्चों, रॉकेट का एग्जांपल लें, रॉकेट का जो मास होता है बच्चों वो कॉन्स्टेंटली या कहें कि लगातार वो डिक्रीज होता रहता है, उसमें चेंजेस आते रहते हैं। तो हम वहाँ पर उस केस में मास को जनरलाइज कोऑर्डिनेट ले सकते हैं और उसके पोजीशन और उसकी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बता सकते हैं कि अब वो कहाँ पर गया होगा या अब उसकी पोजीशन क्या होगी। तो यहाँ पर मास भी क्या हो सकता है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट हो सकता है। ऐसा फिक्स नहीं होता कि एक्स वाई जेड ही जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट होंगे, कुछ भी हो सकता है, वो क्वांटिटी जो मोशन में चेंजेस को शो कर रही है। ठीक है। थर्ड पॉइंट देखो, फोर्थ पॉइंट देखो इसका, नॉट बी नीडेड टू बी ज्योमेट्रिकल क्वांटिटी लाइक लेंथ एंगल, इट मे बी एनीथिंग। तो मैंने भी बताया था वही बात है ये भी, कि ऐसा नहीं है कि ये लेंथ ही होगी या एंगल ही होगा, ये कुछ भी हो सकता है, लेंथ भी हो सकती है और चार्ज भी हो सकती है। बच्चों देखो एलसी सर्किट में अगर हम बात करें, एलसीआर सर्किट में ये हमारा आर हो गया, मान लो ये सी हो गया और ये हमारा एल हो गया, इसमें करंट जा रहा है। इनके बारे में स्टडी करने के लिए मुझे केवल एक ही चीज़ की ज़रूरत है, क्यू की। तो क्यू इनके बारे में, तीनों के बारे में बता सकता है। तो यहाँ पर क्यू क्या हो जाएगा, क्यू जनरलाइज कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ठीक है। तो कहने का मतलब यही हो गया कि जो क्यू की जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट की जो क्वांटिटी है वो कुछ भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि वो लेंथ होगी या एंगल होगी, वो कुछ भी हो सकता है। जनरलाइज कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू DOF। जनरलाइज कोऑर्डिनेट मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट होंगे वो किसके बराबर होंगे, DOF या डिग्री ऑफ फ्रीडम के बराबर होंगे। जितने नंबर ऑफ DOF किसके बराबर होंगे, नंबर ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट के बराबर। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, टाइम डेरिवेटिव ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट। अगर हम किसी जनरलाइज कोऑर्डिनेट को टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं तो वो हमें जनरलाइज वेलोसिटी के बारे में बताएगा बच्चों। जैसे मैं एक एग्जांपल से, देखो ये तो तुम लोगों को पता ही है कि अगर आर कोई जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेटर है तो dr/dt क्या होगी, वेलोसिटी होगी, जनरलाइज वेलोसिटी होगी। लेकिन अगर मैं बात करूं m, यहाँ पर अगर मैंने एम आई को क्या लिया, जनरलाइज कोऑर्डिनेट लिया है, तो यहाँ पर इस केस में dmi/dt क्या होगी, जनरलाइज वेलोसिटी होगी। और डबल डेरिवेटिव कर दूं मैं इसका, डबल डेरिवेटिव कर दूं d²r/dt² या d²mi/dt², तो ये इसका जनरलाइज एक्सेलरेशन हो जाएगा बच्चों। ठीक है। तो हम किसी भी जनरलाइज कोऑर्डिनेट से उसके पूरे मोशन के बारे में स्टडी कर सकते हैं कि वो किस वेलोसिटी से अगर मूव कर रहा है, उसका एक्सेलरेशन क्या है, उस पर फोर्स कितना लग रहा है, उसका मोमेंटम क्या है। ठीक है। तो अगर हमें जनरलाइज कोऑर्डिनेट पता है, मिनिमम क्वांटिटी पता है, तो हम उस सिस्टम के बारे में पूरी तरीके से स्टडी कर सकते हैं। और ये कुछ भी हो सकते हैं, चाहे XY प्लेन में भी हो सकते हैं, चाहे हम r θ के फॉर्म में भी हो सकते हैं, या फिर दूसरी क्वांटिटी भी हो सकती है। बच्चों ये था हमारा जनरलाइज कोऑर्डिनेट के बारे में। अब उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, आप रिलेट कर पा रहे होगे डिग्री ऑफ फ्रीडम और जनरलाइज कोऑर्डिनेट को। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।